हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SST विद विक्रम के साथ। काफ़ी लंबे समय पहले, साल भर पहले मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और उस पे मैंने क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 से एक छोटा सा एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। उस वीडियो पे जो आपका जो प्रेम, जो सपोर्ट, जो सहयोग मुझे मिला, दैट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था, काफ़ी अप्रिशिएटेबल था। और उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए, लेकिन उसके बाद में अभी मुझे एक मेरे काबिल साथी के इंस्पिरेशन से, एक सहयोग से फिर से मैं वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ आप सबके साथ में। तो यहाँ पे आज जो एक छोटा सा वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो क्लास 10th के हिस्ट्री सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1 का है, जिसको हम द रेज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के नाम से पढ़ते हैं। इस चैप्टर का हल्का सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। इस चैप्टर को जैसे हम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में यदि अपन इसको देखें तो इस चैप्टर की जो एक आत्मा है, जिसको अपन बोलते हैं समरी, सारांश, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो इसके स्टार्टिंग वर्ड के अंदर ही हमें मिल जाती है। इसका मतलब नेशनलिज्म, यदि हम इस वर्ड को थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो इसके हमें पता चलेगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी काम हम करते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले यदि हमें इस चीज का मालूम चल जाए कि हमें करना क्या है। यदि मुझे एक सफर तय करना है तो मुझे इस चीज का पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का मुझे सफर जो है वो तय करना है। यदि इसका मुझे मालूम चल जाएगा तो मेरा एक टारगेट जो है वो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म के बारे में, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब है कि अपने राष्ट्र से संबंधित अपनी फीलिंग्स, अपने विचारधारा, अपने विचार, अपने देश से संबंधित, अपने देश के सम्मान में जो अपने विचार होते हैं उसको अपन राष्ट्रवाद बोलते हैं। अब ये जो नेशनलिज्म जो यूरोप के अंदर यदि अपन इसको पढ़ते हैं, उसके पीछे रीजन ये आ जाता है कि ये शुरुआती दौर जो यूरोप से ही हम इसको क्यों पढ़ते हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप ही क्यों आया, यहाँ पर एशिया क्यों नहीं आया, जबकि नेशनलिज्म तो अपने इंडिया में भी चला है। उसके पीछे छोटा सा रीजन ये है कि सबसे पहले जो किसी फॉरेन इन्वेडर, या फिर यदि हम कहें कि किसी एक नेटिव कंट्री के ऊपर कोई दूसरे कंट्री का शासन जो प्रिवेल करता है, उस शासन के विरुद्ध यदि कोई आवाज उठी थी तो वो एक यूरोप से ही उठी थी। और इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप की किसी कंट्री का हम हिस्ट्री अपन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई विदेशी कोई शक्ति वहां पे आई, फिर उसके बाद में उसने फ्रांस जैसे किसी कंट्री को अपने कब्जे में ले लिया, वहां पे रूल प्रिवेल करने लग गई, और फिर उसके बाद में फ्रांस ने उस रूल के खिलाफ एक आवाज लड़ी, जंग लड़ी। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा, एक 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा सभी ने, कि यहाँ पे अपन 9th क्लास में जब आपका फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था, उस चैप्टर का नाम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर आपको थोड़ा सा एक हल्की सी एक ग्लिम्स आप लीजिए, अपनी पुरानी यादों को आप जरा ताजा कीजिए। वहां पे आपको मालूम चलेगा कि फ्रांस जो एक कंट्री था, फ्रांस, उसके अंदर एक रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं? रिवॉल्यूशन हम बोलते हैं कि एक क्रांति, एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ जो कि रूल वहां पे प्रिवेल था, उसके अपोज में ये दंगा जो है वो हुआ था, जिसको अपन बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और ये रिवॉल्यूशन जो है फ्रांस के अंदर एक बॉर्बन डायनेस्टी थी, उसके जो एक राजा वहां पे राज करते थे जिनका नाम था लुइस 16। आपको ऐसा पढ़ा गया है, आपको ऐसा बताया गया है चैप्टर नंबर 1 में। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जब हमने पढ़ा था तो उसमें यह बताया गया था कि फ्रांस के राजा थे लुइस 16 और वो फ्रांस के अंदर राज करते थे। अब उनका राज्य करने का तरीका कुछ इस तरीके से था कि फ्रांस की जनता जो है वो उनसे दुखी थी। दुखी कुछ इस कदर हो गई थी कि उनका शासन जो है, उनके शासन के साथ में चलना मतलब उनको सहन कर पाना लगभग असंभव हो गया था। और जहां पे ऐसा लगता है कि अब जीना मुश्किल हो गया है दोस्तों, अब हम नहीं जी सकते, तो उस समय मरता क्या न करता, एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया जाता है और उसे हम बोलते हैं क्रांति, उसे हम बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन। तो ऐसा ही एक रिवॉल्यूशन फ्रांस के अंदर हुआ था जिसको अपन बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो अपन 1789 के अंदर हमने इसको पढ़ा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789 के अंदर हुआ, जो कि बहुत पहले हुआ था। अभी ये जो नया रिवॉल्यूशन अपन जो यदि अपन नेशनलिज्म इन इंडिया की यदि अपन बात करें तो अपने इंडिया में जो रिवॉल्यूशन है वो उसके काफी समय बाद में स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम नेशनलिज्म इन यूरोप यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसकी शुरुआती दौर देखते हैं कि फ्रांस के अंदर, इसमें यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म जो स्टार्ट हुआ था वो कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आपको हल्की सी जानकारी दे देता हूं। अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हमने देखा था उसमें तो सिर्फ हमने ये देखा था कि केवल और केवल एक फ्रांस की ही हमने हिस्ट्री जो है वो हमने पढ़ी थी। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक यूरोप कॉन्टिनेंट की स्टडी करने वाले हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट की हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहां से आप देखिए, यहां से एक नई चीज अपनी स्टार्ट होती है, द रेज ऑफ नेशनलिज्म। यहां से अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, और चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से, इस एक लाइन से, इन 1848। इन 1848 इन 1848 फ्रेडरिक सोरियू, ये एक उस जमाने के बहुत ही बड़े फेमस चित्रकार थे, फ्रेंच आर्टिस्ट, जो कि एक फ्रांस के कलाकार थे। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। इन्होंने एक पिक्चर तैयार की जो कि 4 प्रिंट के अंदर थी, 4 मुद्राओं के अंदर वो प्रिंट थी, 4 उसके हिस्से थे, पिक्चरिंग हिज ड्रीम। और ये जो है पिक्चर जो थी ये किसको संबोधित करती थी? ये पिक्चर जो है संबोधित करती थी इन फ्रेडरिक सोरियो के ड्रीम को। ये उनके स्वप्न को बताती थी कि वो क्या सोचते थे, उनका ड्रीम क्या था, उनका ड्रीम क्या था, वो आने वाले समय में फ्रांस को कैसा देखना चाहते थे। ये उनके शब्द थे, ऑफ ए वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को, मतलब फ्रांस को ही नहीं, यूरोप को ही नहीं, वो पूरे वर्ल्ड को एक डेमोक्रेटिक या फिर उसके साथ में यदि अपन कहें सोशल रिपब्लिक देखना चाहते थे। मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, या फिर सोशल यानी कि सामाजिक राजनीतिक तौर पे हम वो उसको देखना चाहते थे कि सबका एक अपने आप में एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो। कॉन्स्टिट्यूशन खुद का यदि होगा तो खुद के उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग ही उसको बनाए, और उसके अंदर वही प्रिंसिपल्स, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें बनाए जाएं, वही नियम उसमें डाले जाएं, वही कानून कायदे उसमें डाले जाएं जो कि उस देश की जनता के हित के लिए होते हैं। कैसे वहां पे रूलिंग सिस्टम होगा, वहां का ब्यूरोक्रेसी कैसा होगा, वहां पे जो लेबर क्लास है वो कैसे रहेगी, वहां पे एजुकेशन का सिस्टम कैसा होगा, वहां पे जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे हर एक व्यक्ति उन चीजों का लाभ ले सके, उसे हम बोलेंगे सोशल रिपब्लिक। उसे हम सोशल रिपब्लिक बोलेंगे। अभी आगे हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया, अपने प्रिंट में ऐसा क्या दिखाया। अब अपनी प्रिंट में जो उन्होंने दिखाया ना वो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी देखो, फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। मतलब अभी मैं आपको वो प्रिंट भी दिखाऊंगा, वो पिक्चर भी दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट पढ़िए आप मेरे साथ में। द फर्स्ट प्रिंट, पहली जो प्रिंट है, उस प्रिंट का पहला जो हिस्सा है वो हमें यह बताएगा कि द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के लोग, यूरोप और अमेरिका के लोग जो हैं, मैन एंड वुमेन, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि केवल जेंट्स ही थे या फिर ऐसा भी नहीं है कि केवल लेडीज ही थी, दोनों एक साथ में, मैन एंड वुमेन। जब देखो सहयोग बराबर, कॉम्बिनेशन जब बराबर होता है, सहयोग जब बराबर मिलता है, तब बनती है एक पावर, और वो पावर फिर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है। ऑफ ऑल एजेस, देखो एक चीज यहाँ पे और आ रही है, हर एक उम्र के लोग, जिसके अंदर जवान लोग भी थे, बूढ़े लोग भी थे, और वो लोग भी थे जिनकी उम्र जो है मतलब 50 के आसपास थी, 40 से 50 के बीच में, जो न बूढ़े थे न जवान थे। एंड क्लास मार्चिंग एंड ऑफरिंग होमेज, मार्चिंग चल रहे हैं, जा रहे हैं, एंड ऑफरिंग और प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं
होमेज, अपना सम्मान, अपना पूरा का पूरा सम्मान वो दे रहे हैं टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जो आजादी की जो प्रतिमा है, जो स्टैच्यू जो है, उसके पास में वो जा रहे हैं, उसकी तरफ वो लोग जा रहे हैं और वहां पे जाके अपना पूरा सम्मान के साथ वहां पे जा रहे हैं वो लोग। यानी कि एक काफी लंबी लाइन है और उसके अंदर फर्स्ट प्रिंट के अंदर ऐसा लोगों को दिखाया गया है, काफी लंबी लाइन के साथ में यूरोप और अमेरिका के लोग, यानी कि दो कॉन्टिनेंट के लोग हैं, टू कॉन्टिनेंट्स के लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि बहुत कम लोग होंगे, टू कॉन्टिनेंट्स का है मतलब बहुत ज्यादा होंगे। तो जब वो जा रहे हैं वहां पर मैन एंड वुमेन, महिला और पुरुष दोनों हैं, ऑफ ऑल एजेस, हर एक उम्र के, मतलब कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि यहाँ पे इन कॉन्टिनेंट्स पे रहने वाले जो लोग हैं वो नियरली ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे गए हैं। ऑलमोस्ट का मतलब यह है कि जो लोग चल सकते थे, अब जो लोग चल ही नहीं सकते तो वो तो कैसे पहुंचेंगे वहां पर। जो लोग चल सकते थे वो वहां पे गए हैं, हर एक एज के, हर एक क्लास के। क्लास का मतलब यहाँ पे होता है भले वो मिडिल क्लास का हो, भले वो अपर क्लास का हो, भले वो लोअर क्लास का हो। अभी ये लोग यहाँ पे गए हैं एंड ऑफरिंग, और इन्होंने जो है प्रस्तुत किया है, क्या प्रस्तुत किया, अपना सम्मान, किसको, टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एक आजादी की प्रतिमा को। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे और बता देता हूं, उसमें हम देखेंगे कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी, ये कैसे थी, ये मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर। एक मिनट, अब ये देखो, अभी अपन नीचे देखेंगे ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर क्या हुआ। जो फ्रेडरिक सोरियो है अपनी आर्ट में ये बता रहे हैं अपने को कि ऑन द अर्थ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ तो ये लोग जा ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने नीचे धरती के ऊपर उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने या फिर उन लोगों के सामने कुछ नीचे बिखरी हुई चीजों को भी उन्होंने बताया है। क्या बताया है, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स, यहाँ पे कुछ चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं। शैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए पड़े होना, रिमेन्स का मतलब होता है कुछ बचा हुआ, यानी कि कुछ अस्तित्व, किसका, ऑफ द सिंबल, सिंबल का मतलब यहाँ पे प्रतीक, जो कि इस चीज को संबोधन देते हैं, वो बताते हैं, किसी चीज की याद दिलाते हैं हमको। ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये होता है कि ये वो राजशाही सरकारी इंस्टीट्यूशंस थे, संस्थाएं थी, जिनके अंदर उनके अनुसार ही हमें चलना है। उन्होंने जो कुछ कह दिया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने बना दिए, उनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उनमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते किसी प्रकार का भी, भले वो हमारे लिए ठीक है या फिर नहीं है। उन्हें हम बोलेंगे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जब फ्रांस में जितना भी उथल पुथल हुआ था, उसके बाद में जो लुईस 16 से रिलेटेड जो भी चीजें थी उन सबको तोड़ दिया गया था। ये हमने उसमें पढ़ा था, 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उसके अंदर ये सब चीजें हमें बताई गई थी कि ये मतलब उस चीज से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, यानी कि द रूलिंग सिस्टम ऑफ लुईस 16 से रिलेटेड जो भी चीजें थी उन सबको तोड़ दिया गया था। यानी कि यहां तक कि वो फोर्ट भी तोड़ दिया गया था जहां पे लुईस 16 रहा करते थे। ठीक है, क्योंकि उनको उसको वो एक बहुत ही अजीब नजर से देखते थे, क्योंकि वही एक चीज ऐसी थी कि वहां से निकलने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे थे कि जिन्होंने उनके लाइफ को एकदम एक नरक के जैसा बना दिया था। अभी अपन देखेंगे इन सोरियूज यूटोपियन विजन, कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि और चित्रकार दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों की भावनाएं कुछ सिमिलर होती है, मैच करती है एक दूसरे से। ये वो चीज लिख देते हैं या फिर वो चीज प्रिंट कर देते हैं कि जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। जो अपनी माइंड की जो थिंकिंग है उसको एक प्रिंट पे डालना, उसको हम चित्रकार बोलते हैं।
और अपने मस्तिष्क के विचारों को शब्दों की माला में पिरो करके एक कविता की उसको लय दे देना, उसको अपन कवि बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कई जगह, जब हम छोटे थे पढ़ते थे तो हमारे सर लोग हमें बताते थे कि दृश्य रूप में हृदय अवनि पर बहती है जो सरिता, ताल छंद और लय में बंधकर बन जाती है कविता। ये जो बड़े बड़े चेंजेस होते हैं, बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, बड़ी बड़ी रिवॉल्यूशंस जब आई हैं, तो उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है दोस्तों, किनका? इन आर्टिस्ट का या फिर उन पॉइट्स का, जिन्होंने लोगों को अपने संगीत के माध्यम से, अपने चित्रों के माध्यम से जगाने की कोशिश की है। उन्होंने याद दिलाया है कि उठो, जागो और लड़ो अपने अधिकारों के लिए, अपने देश को छुड़ाओ आप। तो यहां से हम देखेंगे तो सोरियूज यूटोपियन विजन, तो जो फ्रेडरिक सोरियू है जिन्होंने ये प्रिंट बनाई है, उसके अंदर उनका जो विजन, विजन का मतलब होता है उनकी दृष्टि, उनके विचार, जिस तरीके से वो देखते हैं। यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक, मतलब उनको ऐसा लगा है कि जो भी मैं प्रिंट कर रहा हूं ये एकदम काल्पनिक है, क्या पता ऐसा हो भी जाए और नहीं भी हो जाए। ऐसा वास्तव में कुछ नहीं था कि ऐसे यूरोप और अमेरिका के लोग वहां पे गए हैं क्या, ठीक है, या फिर कुछ ये जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की से रिलेटेड, यानी कि उनसे जो रिलेटेड जो इनके रिमेन्स थे वो वहां पे अर्थ पे गिरे हुए थे, जमीन पे गिरे हुए थे। फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स, ये लोग यहाँ पे गए हैं। सोरियो का जो यूटोपियन विजन है ये बताता है हमें कि ये जो लोग हैं अलग अलग समूहों के अंदर गए हैं यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग देशों के यहाँ पर गए हैं, जिनकी पहचान आइडेंटिफाइड, जिनकी पहचान कैसे होती है? थ्रू देयर फ्लैग्स, उनके हाथ में जो फ्लैग्स हैं उनसे, या फिर उनके साथ जो जिस तरीके का कॉस्ट्यूम उन्होंने पहन रखा है, उनकी जो नेशनल ड्रेस है, उनकी जो पोशाक है, उनकी जो वेशभूषा है, वो इस बात को बताती है कि ये जो लोग हैं ये कौन से कॉन्टिनेंट के, कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट पे रहने वाले हैं। यहां से हम देखते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूं। ये देखिए, यहां पे आप देखो, अब देखो यहाँ पे जो भीड़ है, पहले आपको मैं वो पिक्चर दिखा देता हूं, उसके बाद में ये 2 पॉइंट्स उसके बाद में आपको बताऊंगा। तो यहां से आप देखिए, ये देखो, ये पिक्चर देखिए आप, ये पिक्चर है जिसके अंदर ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, ये यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। यहाँ पे आने वाले ये लोगों की जो लाइन है, लंबी पूरी लाइन, ये देखो, ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से, ये देखो, अभी मैं इसको और भी शॉर्ट कर देता हूं। यहां से आप देखिए सोरियूज यूटोपिया, जो फ्रेडरिक सोरियू है, उनका काल्पनिक चित्र है जो उन्होंने प्रिंट किया है आपकी बुक क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर जो फर्स्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके फर्स्ट पेज के ऊपर यह प्रिंट हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारा चैप्टर शुरू इसी पिक्चर के साथ में होता है। तो यहां से आप देखो, ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, लिबर्टी के नीचे यहाँ पे लोग देखो यहाँ पे आ रहे हैं, इतनी लंबी लाइन है, ये लाइन काफी लंबी है, ठीक है। अभी इसके अंदर हमको बताया जाएगा कि कौन कौन से कंट्रीज के लोग जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं। ये देखो, ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चीजें जो है वो यहाँ पे गिरी हुई है। अभी ये देखो आप, यहां से आप देखो, सबसे पहले आप यहां पे देखिए, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, सबसे आगे जो लोग हैं वो यूएसए और स्विट्जरलैंड के हैं, यूएसए के हैं और स्विट्जरलैंड के हैं। इनके पीछे पीछे इनको फॉलो करने वाले लोग हैं वो फ्रांस और जर्मनी के हैं, ठीक है। सबसे आगे कौन है? सबसे आगे जो भीड़ के अंदर जो लाइन जो हमें देखी थी, वो सबसे पहले वहां पर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोग हैं, उनके बाद में स्विट्जरलैंड यानी कि दोनों साथ हैं, उसके बाद में फ्रांस और जर्मनी के लोग उनके पीछे आ रहे हैं। उनके पीछे आने वाले जो लोग हैं वो जो है ऑस्ट्रिया और टू सिसिलीज यानी कि लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये छोटे छोटे एक मतलब देखा जाए तो ये किंगडम्स थे जिनका अलग अलग सबका एक जिसको अपन बोलेंगे इंपीरियल रूल था इनका।
यहां से अपन देखेंगे फ्रॉम द हेवन, और ऊपर ऊपर से, अभी मैं फिर से इस प्रिंट को डाउन लेता हूं। फ्रॉम द हेवन का मतलब ऊपर से देखने वाले लोग, उस प्रिंट को नीचे से नहीं ऊपर से देखने वाले जो लोग हैं वो, अरे वो तो नीचे थी, मैं कहां ऊपर लेके आ गया आपको। ये देखिए, इस भीड़ को नीचे जो लोग हैं उनको ऊपर आसमान से देखने वाले जो लोग हैं उनके अंदर कौन कौन है, उनके अंदर ही देखे आप। ये भीड़ है, इसको ऊपर हेवन से देखने वाले जो लोग हैं, ये एंजल्स वगैरह है, ये इधर सेंट है, ठीक है। तो ये ऊपर से देखने वाले लोग हैं। तो ये देखो ऊपर से कौन कौन देख रहा है इनको, ऊपर से देखने वाले लोग हैं फ्रॉम द हेवंस, और ऊपर आसमान से यानी कि स्वर्ग से देखने वाले जो लोग हैं वो है क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट उनको देख रहा है, सेंट बड़े संत महात्मा इनको देख रहे हैं, एंजल्स जो जो परियां हैं वो उनको देख रही है, गेजिंग मतलब उनको ध्यान से देख रही है, उनको नोटिस कर रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं इधर। आगे आप देखो विच सिंबलाइज, जिनके अलग अलग प्रतीक हैं, फैटर्निटी अमोंग द नेशन स्टेट, और वो इस बात को देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं आपस के अंदर, फैटर्निटी ये एक नया शब्द है यहाँ पर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि जिस नोटबुक के अंदर आप अपना वर्क करते हैं, भले वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, भले वो पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, उसके लास्ट के मतलब 3 से 4 पेजेस आप ऐसे रखिए जिनमें कुछ नहीं करना है आपको। अब जो हार्डवर्ड्स आपका आता है, हार्डवर्ड्स को आप उसमें नोट कीजिए। यदि आप उसको उसमें नोट करेंगे तो वो आंसर्स देते टाइम पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सेंटेंसेस को समझने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। यदि आप ये सेंटेंस यहां से पढ़ते हो, यहां तक यदि हम इसको पढ़ते हैं, यहां से फ्रॉम द हेवन अबव क्रिस्ट सैंड्स एंड एंजल्स गेजिंग्स विच सिंबलाइज फैटर्निटी अमोंग द नेशन स्टेट, यदि हमें इस एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो वो मैं इस बात को बोल सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि ये पूरा पॉइंट हमें समझ में नहीं आएगा, पूरा सेंटेंस हमें समझ में नहीं आएगा यहां से लेकर के यहां तक जो हमें बता रहा है। फैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, आपस में सभी लोग, पूरे कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, भले वो कितने भी उनके रिलीजियंस डिफरेंट हो, उनके कास्ट डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी उनका जो लिविंग सिस्टम है वो एकदम फैटर्नल है, एकदम वो फैटर्निटी से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करते हैं, समझते हैं वो। तो ये यहां तक हमने देखा है। अब इसके बाद में आप देखिए आगे, यहां से ये पिक्चर आपकी आ गई, यानी कि ये पिक्चर हमने पूरी की पूरी समझ ली है। इस पिक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमसे हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी है इनको बारीकी से देखें, एक बार इनको और पढ़ें, एक बार इनको और पढ़ें, और पढ़ने के बाद में मेरा निवेदन है आपसे कि इसके अंदर से इसको इंपॉर्टेंट करें, देखें, इसको हाईलाइट करें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मैं आपको इससे भी अच्छी चीजें लेकर के आपके सामने आने वाला हूं। थैंक यू सो मच।